संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे। बचपन में ये एडवर्टाइजमेंट हमने बहुत बार देखी थी। लेटर ऑन पता चला कि उस समय भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन थी कि अंडे रोज नहीं खा सकते हैं और कुछ ही सीजन में खा सकते हैं और कुछ सीजन में नहीं खा सकते। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उन लोगों ने ये एग्रेसिव कैंपेन चलाया था। आज जो हमारे बीच गेस्ट हैं वो 1995 से अंडों की अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ डिशेस बना के खिलाने के बिजनेस में है और उनका ये दावा है कि इतने सालों के अंदर इन्होंने लाखों लोगों को लाखों अंडे की अलग अलग डिशेस खिलाई है। तो आइए रूबरू होते हैं ओनर ऑफ राम जाने एग कैफे मिस्टर रामजीत जायसवाल उर्फ राज जायसवाल उर्फ राम जाने हिमसेल्फ। तो राज भाई, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द फ्रेंचाइज इनसाइडर में। कैसे हैं आप? एकदम ठीक, बढ़िया, बस फर्स्ट क्लास। तो राज भाई, सबसे पहले तो मैं आपके जो नाम है, आपके बिजनेस का नाम और आपके जो मल्टीपल नाम है उसकी हिस्ट्री और यूनिकनेस के बारे में जानना चाहूंगा। कुछ साल पहले शाहरुख खान की एक मूवी आई थी राम जाने और उसका एक सॉन्ग भी बहुत फेमस हुआ था जो टाइटल सॉन्ग था, कहते हैं लोग मुझे राम जाने, कैसे पड़ा ये मेरा नाम जाने। तो हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये नाम कैसे पड़ा राम जाने? क्या इस मूवी से उसका कुछ कनेक्शन है? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जब अंडे की लारी हमने जब 1995 में चालू की थी तब ऐसा कुछ था नहीं। हमारे वहाँ शॉप में सुपरस्टार आमलेट सेंटर लिखते थे। तो उस टाइम जो बिजनेस है हमारा, हमारे अंकल और हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने पूरा सेटअप चालू किया था। तो सुपरस्टार आमलेट सेंटर नाम था। फिर मेरे भाई का नाम राम सहाय था। तो कस्टमरों को क्या है, राम सहाय बोलने में दिक्कत होती थी। तो कस्टमर लोग ऐसा बोले कि राम जाने नाम बेटा रहेगा। तो कस्टमर को भी अच्छा लगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। तो फिर कस्टमर राम साई नाम से अच्छा है कि राम जाने नाम से ही बुलाए तो अच्छा रहेगा। तो नाम उनको बोलने में इजी पड़ता था, तो अच्छा लगा, वो लोग भी बोलने लगे फिर वही नाम। और आपका भी नाम रामजीत और का भी राम सहाय। हाँ, और उसमें क्या है, उस टाइम में स्टडी करता था तो मेरा नाम भी रामजीत है और बड़े भाई का नाम भी राम सहाय है। तो जहाँ मैं स्टडी करता था तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे। तो रामजीत कहने में उनको भी दिक्कतें हो रही थी। तो वो लोग क्या है कि भी मुझे राम जाने नाम से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा यार ये रामजीत नाम है और मुझे राम जाने बोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था यार ये राम जाने क्यों, कुछ फिर अलग लगा मुझे। तो फिर वो लोग बोलते थे, मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो राम जाने नाम उस टाइम से स्टडी करने के टाइम पे जब मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में कहने लगे तो फिर उस हिसाब से मुझे भी राम जाने कहने लगे। और मेरे बड़े भाई हैं, उनको जब लारी पे, अंडे की लारी पे चला रहे थे तो उनको भी राम जाने कहने लगे। जब मैं स्टडी करता था, जब दोपहर के बाद आता था, जब मेरे पास टाइम रहता था, फ्री रहता था मैं, तब मैं अंडे की लारी पे भी भाई को सपोर्ट करता था। तो उस टाइम कस्टमर लोग राम जाने बोले तो हम दोनों भाई भी कई बार कंफ्यूज हो जाए, मुझे बुला रहे हैं उसको बुला रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने सोच लिया भाई राम जाने बोल रहे हैं तो दो में से एक जन को तो कस्टमर को अटेंड कर ही लेना है। तो उस हिसाब से हम लोग ने फिर राम जाने, हमारी जो लारी का नाम था सुपरस्टार आमलेट सेंटर, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया SSAC और मेन हेडिंग में राम जाने SSAC करके हम लोगों ने डिसाइड किया। तो हमारी लारी पे भी उस हिसाब से हमने चेंज किया नाम में। फिर उस हिसाब से हमारा नाम चलता रहा और चलता रहा। फिर बाद में करीबन 2003 के आसपास मूवी आई थी। अच्छा, राम जाने, मतलब वो मूवी उसके बाद आई थी। हाँ, आपका नाम तो पहले से बन चुका है। हाँ, नाम तो मेरा करीबन 98 के आसपास हमारे नाम में चेंज कर दिया था लारी पे। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि भाई राम जाने नाम से हमने हमारी लारी का नाम राम जाने रखा, ऐसा नहीं है। हमारा नाम तो उसके पहले ऑलरेडी आ चुका था और हमारा नाम लारी पे लिख दिया था हमने राम जाने SSAC करके। तो उसके बाद 2003 के बाद मूवी आई, आश्रय 2003 के आसपास ही आई थी शाहरुख खान की मूवी। तो इस हिसाब से हमारे लोगों को नाम राम जाने चल रहा है। बराबर, मतलब इस मूवी से आपका कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो ये बिजनेस
कब और कैसे स्टार्ट किया था राज भाई, उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। अभी हम लोगों ने बिजनेस से, मेरे अंकल और मेरे बड़े भाई थे, राम साहब और मेरे अंकल थे, तो उन्होंने स्टार्टअप पूरा सेटअप किया था लारी अंडे का। तो उस टाइम क्या है कि मेरे दादा दादी थे, वो जनरल स्टोर का दुकान थी हमारी वैशाली 4 रास्ता के पास, गोदार मार्केट के बाजू में। वारासा रोड पे। हाँ, वाराणसी सूरत में। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग जनरल स्टोर की शॉप चलाते थे, डेयरी फार्म ये सब भी है, डेयरी सुमन डेयरी का एजेंसी भी ये सब वगैरह था, पान की दुकान भी थी। तो उसके जस्ट दुकान के सामने ही हम लोग अंडे की लारी चलाते थे। कब स्टार्ट किया था वो? 1995 में। हाँ, 1995 में। तो उस टाइम क्या है कि वो पूरी वहाँ देख रेख मेरा बड़ा भाई करता था, और जो टाइम मिलता तो मेरे दादा दादी भी हेल्प करते थे, और मैं भी अपना स्टडी पूरा करके आता था। उसके बाद फिर मैं भी लारी पे लग जाता था, भाई को मदद करता था। तो उस हिसाब से वहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और वो हिसाब से बिजनेस हमारा वहाँ पे चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2005 में बॉम्बे मार्केट में पास हम लोगों ने हमारा नया फर्स्ट सेटअप स्टार्ट किया, आउटलेट वहाँ पे स्टार्ट किया, जो हमारे बड़े भाई वहाँ पे लिया दुकान खुद का, तो वहाँ पे सेटअप पूरा चालू किया। 10 साल के बाद आपने पहला आपका आउटलेट, फिजिकल आउटलेट। हाँ, चालू किया। और दूसरा फिर उसके बाद हम लोगों ने सीमाड़ा नहर के पास तीसरा आउटलेट हमारा 2010 में स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर 2011-12 के आसपास परम पाटिया रोड पे कांगारू सर्कल पे मेरे अंकल, उनका लड़का है, तो उसके थ्रू उसको हमने एक सेटअप चालू कर दिया कि 2 पैसा वो भी वहाँ पे कमाए, इसलिए वहाँ पे चालू किया था। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने 2014 में VIP सर्कल उत्तराखंड, मोटा वराछा का एरिया लगता है, वहाँ पे एक सेटअप चालू किया। तो उसके बाद फिर हमारा सेटअप इस हिसाब से आगे बढ़ता रहा, और हम लोग अपना डेवलपिंग जो भी है करते रहे। क्योंकि अभी हमारे जो रामजाने की फ्रेंचाइजीज है, सॉरी रामजाने की दुकान है, करीबन 5-6 दुकान आउटलेट हम लोगों ने चालू किया, जो अभी रनिंग हमारी चल रही है। इस हिसाब से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो राज भाई, जैसे आप इस बिजनेस के आने के दौरान और उसके पहले भी आपने क्या कुछ अलग बिजनेसेस करे थे, और क्या क्या वो बिजनेसेस आपने किए थे? हाँ, मैंने किए तो थे। अभी जो हमारे पास दादा दादी की जो दुकान थी, वहाँ पे वो लोग ने जो दुकान चल रही थी, तो उसमें मैंने सोचा कुछ और भी बिजनेस करें। तो दुकान के आगे थोड़ी जगह रहती थी, तो मैंने वहाँ चाय के बिजनेस भी किया था। फिर वड़ा पाव भी मैंने बेचे। फिर वो कोलू आता है गन्ने सीढ़ी का मशीन, वो भी मैंने किया था। फिर एक बार गलती हो गई थी मेरे से, तो मेरा ये हाथ मशीन के अंदर आ गया था, तो मेरी 2 उंगली फ्रैक्चर हो गई थी पूरी। तो उसको फिर उनापानी रोड पे डॉक्टर मांगू के करके वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ, वो सब ट्रीटमेंट हुई। तो फिर उसके बाद मैंने वो गन्ने का मशीन ही बंद कर दिया, क्योंकि थोड़ा रिस्क जैसा मुझे लगा। तो इस हिसाब से फिर वो भी किया, फिर स्केप का धंधा किया, मैंने बिजनेस किया। फिर उसके बाद ये अंडे का बिजनेस स्टार्टअप किया था। तो मैं सोचा कि भाई अंडे का बिजनेस जो हम कर रहे हैं अभी, उसमें मुझे थोड़ा डेवलपिंग मुझे अच्छा लगा कि भाई इसमें कुछ उसको मेरे को आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे। तो फिर उस हिसाब से मैं सोचा कि फैमिली बिजनेस ही है, तो इसी को आगे और नया कुछ करें, बड़ा करें। तो इस हिसाब से हमने अंडे के बिजनेस में फिर ज़्यादा ध्यान दिया, और वो बिजनेस आज हम लोगों ने अच्छी तरह से रनिंग कर रहे हैं, और इतनी दुकानें हमारी खुद की चल रही है। प्लस उसके बाद हमने सोचा भी था पोल्ट्री फार्म बिजनेस स्टार्ट करने का, तो 2022 में हमने वो भी स्टार्ट किया, वो भी रनिंग है अभी। आपका खुद का पोल्ट्री फार्म भी? हाँ, हमारा खुद का पोल्ट्री फार्म नवसारी में है, डाबेल गाँव में। वहाँ रोज का 10,000 अंडे का प्रोडक्शन है, उसको भी हमने रनिंग चला रहे हैं अभी। तो सोच रहे हैं कि अभी अच्छी क्वालिटी का अंडे अभी कस्टमर को खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं तो रेस्टोरेंट लाइन से हूँ, अभी वो अंडे हम भी खाते हैं और कस्टमरों को भी खिलाना है। तो मैं सोच रहा था कि बाहर से अंडे आते हैं तो शायद उसमें कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम आए, तो इसलिए हमने खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया पोल्ट्री फार्म, कि मुर्गी को हम जो ब्रांडेड कंपनी का खाना, गोदरेज कंपनी का है, वेंकी कंपनी का है, और अच्छा खाना, अच्छा पानी उनको देते हैं, तो उस हिसाब से अंडे में बेस्ट क्वालिटी आती है। तो वो क्वालिटी जो अच्छी आती है वो हम भी खाएं, वो कस्टमरों को भी खिलाएं, जिससे उनकी भी सेहत अच्छी रहे।
इस हिसाब से हम लोगों ने आगे अपना बिजनेस अभी रन कर रहे हैं। डेवलप किया। राज भाई, अभी एक सवाल है जो शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, स्पेशली एग के बारे में काफी कंफ्यूजन है कि हम जो ज्यादातर लोग मतलब जो एग कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं व्हाइट एग्स, तो काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इस अंडों में जान हो सकती है और वो बच्चा होने से पहले उसको हम खा जा रहे हैं, और बाकी काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, इन अंडों में कभी जान नहीं आती है। तो क्या एक्चुअल इसके पीछे स्टोरी है? मतलब जो एग्स मार्केट में मिल रहे हैं, जो ज्यादातर कंज्यूम हो रहे हैं व्हाइट एग्स, क्या उसमें से बच्चे पैदा होते हैं या हो सकते हैं? क्या है इसकी स्टोरी, ये प्लीज बताइए। नहीं, इसमें देखो, पोल्ट्री फार्म तो अभी मैं ऑलरेडी फिलहाल चला रहा हूँ, तो मेरे अनुभव के हिसाब से पोल्ट्री फार्म के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है जैसा पब्लिक समझ रही है। मुझे भी अमुक ऐसे कहते हैं कि भाई मुर्गी को आप इंजेक्शन दे के अंडे निकालते हो, तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं रहता है। इसके अंदर प्रोसेस पूरी रहती है। जैसे छोटे चूजे आते हैं, उनको करीबन 100-105 दिन लगता है उनको बड़े होने में, उसको लेयर बोलते हैं। तो वो छोटे बच्चे हम लोग लाते हैं, फिर उसको हम बड़े करते हैं। उसके बाद 100-105 दिन के बाद वो लोग अंडे फर्स्ट देना स्टार्ट करते हैं। जैसे समझो कि लेडीज़ में जैसे पूरे महीने में 5 दिन पीरियड का टाइम रहता है, तो उसमें मुर्गियों में ऐसा होता है कि उनको 25 से 28 दिन का ये साइकिल रहती है, पीरियड रहता है। हाँ, तो उनके अंदर ऐसा रहता है बॉडी में कि 24 से 26 घंटे में एक अंडा उनके शरीर में बनता है, और उसके अलावा उनके शरीर में छोटे छोटे अंडे डेवलप होते रहते हैं। जैसे जैसे उनको खुराक देते हैं, उनको पानी देते हैं, तो उस हिसाब से वो अंडे उनके शरीर में बनते रहते हैं। और 24 से 26 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद वो आज अंडे उनके बॉडी में तैयार हो गए, तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे पे वो अंडे हमको मिलते हैं। मतलब 24-26 घंटे में पर डे पे हमको एक अंडे मिलते हैं। और उनका जो ये इस तरह से बातें कही जाती है कि भाई अंडे में जीव है, जान है, ऐसा नहीं रहता। क्योंकि हमारे वहाँ पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गे रहते ही नहीं हैं, सिर्फ मुर्गियाँ रहती हैं। तो ये कंफ्यूजन है कस्टमर को, पब्लिक को, ऐसा सबके मगज में है कि भाई फार्म में इतने सारे अंडे कहाँ से आते होंगे, इतने सारे मुर्गे होंगे कि मुर्गियाँ होंगे, कैसे क्या है, तो कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पोल्ट्री फार्म के अंदर 10,000 बर्ड्स है, उसके अंदर एक भी मुर्गा नहीं है, सारी मुर्गियाँ हैं। और वो नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू हाँ। वो डेली अंडा प्रोड्यूस करती है। हाँ, और शायद जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि अगर उसका मैटिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर किसी मुर्गे के साथ होता है तो ही उस अंडे में जान आने की संभावना है। ओके, राइट। पर जैसे आपने बताया कोई भी पोल्ट्री फार्म में कोई मुर्गा होता ही नहीं होता है, ही नहीं, हाँ, तो उसमें जान आने की कोई संभावना है ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, खुद भी करेक्ट, राइट। तो मतलब ये जो भी अंडे मार्केट में व्हाइट अंडे स्पेसिफिकली हाँ, इंग्लिश अंडे बोलते हैं, इंग्लिश अंडे व्हाइट से बोलते हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह की जान नहीं होती है। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जो डाउट था, आई थिंक लाखों लोगों के दिमाग में ये चीज़ है जो आपने आज, और मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली आपसे ये जानने की, तो मैंने इसलिए इस अपॉर्चुनिटीज को खाली नहीं जाने दिया। आपका जो सफर के दौरान 29 इयर्स की आपकी जर्नी रही है, तो मैं जानना चाहूंगा 29 इयर्स इतने सिंपल इजी तो नहीं रहे होंगे, आपको डेफिनेटली बहुत सारी चैलेंजेस आई होगी। तो क्या चैलेंजेस आपने फेस करी आपके 29 साल के इस बिजनेस के जर्नी के दौरान? अभी इसके ये बिजनेस हम लोगों ने जब 1995 में चालू किया था, तब अंकल और बड़े भाई ने मिलकर चालू किया था। फिर मैंने ज्वाइन किया था करीबन 2000 की साल के आसपास। तो मेरा स्टडी पूरा हुआ, उसके बाद मैं फिर ये बिजनेस में पूरी तरह लग गया था। तो भाई के साथ में करता था ये बिजनेस में। फिर इसके अंदर मैंने सोचा कि कुछ दुकान का अरेंजमेंट करते हैं, लारी पे बिजनेस कब तक करेंगे। तो लेकिन अंडे के लिए हम लोग दुकान ढूंढ रहे थे, लेकिन दुकान मिलती नहीं थी, और कोई अंडे के लिए पहले क्या है कि देने के लिए तैयार नहीं होता था। तो फिर हम लोग लारी पे ही बिजनेस करना पड़ा हमको। तो उस टाइम क्या है कि हमारी दुकान के जस्ट आगे ही हम लारी लगाते थे, तो वहाँ पे हमको एसएमसी का दबान आता था। जब भी आए कभी लारी हटवा दे, या फिर हाँ कभी किसी टाइम पे आए लारी उठा के ले जाए,
तो ये सब प्रॉब्लम होता था। प्लस ट्रैफिक ज़्यादा हो जा रहा है तो पुलिस वाले भी आगे परेशान करते हैं कि भाई आपकी दुकान के आगे लारी आपने रखी है, उसको आप बंद कर दीजिए, हटा दीजिए। प्लस ऐसे अमुक गुंडा तत्व भी रहते थे जो पहले के टाइम पे, अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन उस टाइम पहले ऐसा रहता था कि अमुक कस्टमर रहते हैं गुंडे टाइप थोड़ा रहते हैं कि नाश्ता करने के बाद पैसे नहीं देते थे। वो सब प्रॉब्लम भी आता था हमको, लड़ाई झगड़ा करते थे, परेशान करते थे, नाश्ता करके जाए पैसा नहीं देते थे, ये सब प्रॉब्लम भी रहता था। लेकिन उस टाइम भी हम लोगों ने सोचा कि भाई यार अभी हम तो थक गए हैं, पुलिस वाले भी परेशान करे, एसएमसी वाले भी आके परेशान करे, प्लस कस्टमर जो आम गुंडा तत्व रहते हैं वो भी आके परेशान करे। तो हमने तो सोचा कि यार ये बिजनेस ही बंद करते, दूसरा कुछ नया करते। लेकिन बहुत बार ट्राई किया, लेकिन फिर सोचा रहने दो, इसी में मेहनत करते आगे कुछ करें। तो इस हिसाब से हम लोग उसमें डटे रहे और आगे मेहनत करते गए। आज वो हिसाब से 5-6 ब्रांच हमारी चल रही है अभी फिलहाल, और आगे मैं डेवलप और इसको करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कुछ परेशानी वाला काम नहीं है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट में भी बहुत सारे रूल्स नियम आ गए, तो उनको हम फॉलो करके आगे काम करते हैं और हमको सारी सगवड़ फैसिलिटी मिलती रहती है, सपोर्ट मिलते रहते हैं। इसलिए वो हिसाब से अभी सोच रहे हैं कि बिजनेस और आगे इसमें डेवलप करें। मतलब आपने एकदम जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी चैलेंजेस आपको आई थी, वो स्पेशली हाँ। जैसे आपने बताया अपनी लारी से स्टार्ट किया था, तो वो सारी चैलेंजेस फेस करी और आप फिर भी टिके रहे कि हमको ये करना है। हाँ वही बस। तब जाके आप यहाँ पे पहुंचे। हाँ 29 साल की जर्नी में जैसे ऐसे कोई इवेंट्स माइलस्टोन्स जो आपने अचीव करके आपको बहुत अच्छा फील हो रहा हो, प्राउड फील हो रहा हो? ऐसा अभी जब हमने 2005 में दुकान ली थी बॉम्बे मार्केट के पास, तब एक मुझे लगा कि भाई हमारे पास तो कुछ था नहीं, दादा दादी की दुकान थी और उसके आगे लारी चलाते थे, क्योंकि उतने उस टाइम पैसे भी नहीं थे हमारे पास, क्योंकि हमें बहुत गरीब परिवार से था, तो उतने फाइनेंशियल हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे और ना दुकान खरीद सके और ना रेंट भरने के पैसे थे और ना घर खरीदने का भी पैसा नहीं था। तो उसी दुकान में रहते थे और उसी में बिजनेस करते थे। तो फिर हमने 2005 में करीबन बॉम्बे मार्केट पे दुकान एक परचेस की बड़े भाई ने। तो तब हमको एक अच्छी खुशी हुई, चलो हमारे पास सूरत में एक्चुअली दुकान नहीं थी, दुकान तो हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने घर भी एक परचेस किया था, जो बिल्डर का हमको बहुत सपोर्ट मिला था, उसमें भी थोड़े पैसे दिए थे और हर महीने थोड़े पैसे का इंस्टॉलमेंट था, डायरेक्ट बिल्डर को देना था, तो वो दुकान से लारी से कमा के उनको इंस्टॉलमेंट भी देते थे, वो दुकान में भी इसी तरह से था। तो इस तरह करके हम लोगों ने वहाँ पे लिया और आगे फिर अच्छा लगा कि भाई परिवार में खुशी का एक माहौल हुआ कि चलो दुकान भी हुई और घर भी हो गया, तो अच्छा लगा सूरत के अंदर। तो जहाँ पे आप स्ट्रीट पे इतना संघर्ष कर रहे थे, आपके पास खुद की आउटलेट आ गई, आपके खुद का घर हो गया, तो धीरे धीरे आपको यू फेल दैट कि सक्सेस की जर्नी की शुरुआत हो गई। एक सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने एकदम बेस लेवल पे, जैसे लारी लेवल से चालू किया था स्ट्रीट पे, रास्ते पे, और उसमें इतना संघर्ष किया आपने 10-10 साल, तब जाके आपकी दुकान हुई और आज आप सफल हुए हैं इतने सारे आउटलेट के साथ। आज की नई जनरेशन में काफ़ी ऐसे लड़के या लड़कियां हैं जिनको कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करना है, पर या तो उनके पास रिसोर्स नहीं और खास करके उनको इस लेवल से स्क्रैच का बिजनेस स्टार्ट करने में, जैसे कि लारी लेवल से किया, ऐसा कुछ भी स्क्रैच से चालू करने में उनको संकोच होता हो, हेजिटेशन होता हो। हाँ होता राइट, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका लक्ष्य एकदम साफ है, तो आपको समझो कि बिजनेस करना है तो आप एक छोटे से बिजनेस भी कर सकते हो। आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आसान नहीं है, उसमें लॉस भी होता है प्लस भी होता है। आप अभी ऐसा सोचो कि मैंने बिजनेस चालू किया और आज बिजनेस चालू किया कल से कमाई चालू हो जाए, ऐसा बिजनेस में नहीं होता है। आपको लॉस भी सहन करने की आपके शक्ति होनी चाहिए। आप प्लस भी होगे, प्रॉफिट भी होगा, तो भी आपको धीरज रखना होगा। फिर ऐसा नहीं कि भाई आज प्रॉफिट हो गया तो कल रिलैक्स हो जाओ। आपको लॉस भी आ रहा है या प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा कि भाई बिजनेस और अपने को बढ़ाना है, चलाना है। तो आप इसके अंदर मेहनत करोगे, आपको इसमें सक्सेस और स्टोरी मिलती रहेगी।
आपको इसमें मतलब सक्सेस होना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें आप सोच रहे हो कि भाई मुझे ये बिजनेस है, मैं करूँगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, छोटा सा बिजनेस है, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं पढ़े लिखा आदमी हूँ, ये करूँगा तो फिर मुझे कोई मजाक उड़ाएगा या हंसी उड़ाएगा, तो ऐसा सब सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। कुछ तो लोग हैं। हाँ, वो तो लोग कहेंगे, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। वो 4 लोग भी कहेंगे, लेकिन 4 लोग मैंने ढूंढे आज तक मुझे मिले नहीं। ये 4 लोग सब जगह परेशान करते हैं और लोग क्या कहते हैं ये चीजें भी चलती रहती है लाइफ में। तो मैं बोला ये सब पे ध्यान दूंगा तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने भी सोचा था यही सब चीजें। तो मैं अपना लगा रहा आगे। तो आज एक दिन हो गया, आज इतने सालों से कि आज यहाँ तक मैं पहुंचा। उसी तरह आपको भी लगे रहना है, तभी आप बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। एक कहावत है ना बोलती है, अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचने लगेंगे तो फिर लोग लोग क्या सोचेंगे। सोचेंगे। हाँ, ये बात भी। तो कुछ काम उनके लिए भी रहने दो कि वो खुद तो सोचे अपने बारे में, नहीं तो फिर वो फ्री हो जाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए उनको काम उनका करने दो, वो अपना काम अपने करो। अपना जो गोल रहता है उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। तो अगर मैं सरल शब्दों में इसको समझूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर हाँ, आपकी राइट। इच्छा हो रही है हाँ, कि मान लो ये बिजनेस में मुझे जाना है, उसमें मुझे स्ट्रीट से भी अगर कुछ रास्ते से भी कुछ काम शुरुआत करनी पड़े तो करना तो चाहिए। संकोच नहीं करके नहीं आप करना। वहां से शुरुआत करो और उसको धीरे 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 करके वो चीज को फील करो और उसमें मेहनत करके डटे रहो, कंसिस्टेंसी रखो और उसको आगे लेके जाओ। आगे ले जा सकते हो। हाँ। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस लिटिल बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन हमने काफी कर लिया, बहुत ज्ञान की बातें भी कर ली। राज भाई, एक चीज मैं हमेशा से ऑब्जर्व करी है, क्योंकि मैं भी सूरत बीइंग अ सुरती, बट मैं आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इन अदर सिटीज आल्सो। खास करके अंडे की जब बात आती है, एग आउटलेट्स या जो यहाँ पर कल्चर है कि एग लारी का कल्चर था, फिर एग ढाबों का कल्चर आया। सूरत में अंडे के आउटलेट्स या ढाबे के ऊपर जितनी नंबर ऑफ डिशेस और वैरायटीज हैं, शायद ही हिंदुस्तान के कोई कोने में होगी। भाई ये बात आप भी सही, एग्री सही। करते होंगे मेरे साथ। सही सही। और उसमें भी मतलब 3-4 पेज का मेनू होता है, इतनी सारी वैरायटी ऑफ आइटम, और क्या क्या नाम लेके लोग आते हैं, जैसे गोटाड़ो, फिर क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन फ्राई, फिर लाहौरी, फिर ग्रीन लचका और नींबू मरी, और क्या क्या चीजें, मतलब यूनिक नाम है। आई थिंक आपके भी मेनू में मैंने देखा हाँ, था, है। बहुत यूनिक मेरा नाम। भी। आपने तो उससे भी कुछ अलग हट के नाम रखे हैं क्या? कुछ आप शेयर करेंगे ऐसे नाम, और कैसे नाम रखे उसके बारे में कुछ बताइए। अभी देखिए हमारे वहाँ तो कैसा है, हम लोग आइटम खुद की बनाते हैं और खुद ही उसका नाम रखते हैं। हम ऐसा नहीं कि दूसरे के वहाँ जाके देख के आए और वो आइटम फिर कॉपी मार के बनाए। हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे वहाँ आइटम हम खुद ही बनाते हैं और उसका नाम भी हम खुद ही रखते हैं कि हमको जिस हिसाब से, समझो अभी करीबन 2 साल पहले 14 फरवरी वैलेंटाइन डे था, तो फैमिली वाले मेरे वहाँ आए थे कस्टमर लोग। तो मैंने सोचा यार आज 14 फरवरी वैलेंटाइन दिन है, तो मैं बोला कुछ गुलाब की तरह आइटम दिखे ऐसा मैं बनाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे वैलेंटाइन स्पेशल डिशेस का मैंने नाम रखा, और जो आइटम जो मैं बनाता हूँ अंडे की, उसको मैंने आकार पूरा गुलाब के फूल की तरह बनाया। क्या बात है। तो उससे कस्टमर को भी अच्छा लगा। उसके अंदर भी मैंने ग्रेवी चीज ये सब वगैरह तड़का वगैरह मारा, अच्छा लगा आइटम। तो उसको मैंने नाम ही वैलेंटाइन स्पेशल रखा, जो कस्टमर को भी अच्छा लगा, उनको खाने में भी मजा आया और वो भी खुश रहे, हैप्पी रहे। इस हिसाब से नाम मैंने उस वैलेंटाइन स्पेशल का रखा था। फिर एक दूसरी एक आइटम है 007। 007 जब फिल्म आई थी, आपने जेम्स बॉन्ड। हाँ, जेम्स बॉन्ड का देखा होगा। तो उसके अंदर जैसे मारधाड़ वाली एक्शन वाली पिक्चर है वो, तो मैंने बहुत सोचा कि यार ये 007 है, तो वो करीबन उसमें 7 अंडे वगैरह हमने यूज किए थे वो आइटम में। तो मैंने सोचा यार ये 7 अंडे यूज हुए हैं, इसके अंदर आइटम भी कलर अलग अलग है, रेड है, व्हाइट है, ग्रीन है। तो फिर मैंने सोचा इसको क्यों ना नाम अपने 007 दे दें। तो फिर उस टाइम वो पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी
तो उसके ऊपर हमने उस डिशेज का नाम 007 रख दिया था। इस हिसाब से फिर हमको भी अच्छा लगा, कस्टमरों को भी टेस्ट उसका मजा आया। इस तरह से एक आइटम और है 13 नंबर आइटम। 13 नंबर। हाँ, 13 नंबर आइटम ऐसी है कि हम आदमी के मगज में ऐसा रहता है कि 13 नंबर अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि नंबर सारे अच्छे होते हैं, खराब कोई नहीं रहता है। खराब होता तो भगवान ने बना ही नहीं होते। आज बनाए हैं तो फिर 13 नंबर भी अच्छा है। कोई समझो 13 नंबर नहीं लेता है, कोई 13 बिल्डिंग के अंदर 13 मार्क में फ्लैट हो तो वो नहीं लेता है। 13 नंबर अंक से वो लोग डरते हैं। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्यों, 13 नंबर से इतना गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो मैंने फिर 13 नंबर की एक आइटम निकाली। तो उसमें मतलब 6 अंडे मैंने यूज़ किए, उसके पीसीस किए, फिर उसके अंदर ग्रे वगैरह ये सब चीज़ वगैरह डाले, फिर उसको मैंने 13 नंबर आइटम दी। आज वो डिशेस मेरे वहाँ रोज 5 से 10 डिश बनती है 13 नंबर की पर डे। तो कस्टमरों को भी मजा आ रहा है खाने में। तो मैं बोला यार ये 13 नंबर तो मेरे लिए तो गुड लक है क्योंकि सबके लिए बेड लक होता है, मेरे लिए तो गुड लक है क्योंकि मेरा तो आइटम का 13 नंबर नाम रखा है और ज्यादा बिक रहा है। तो मैं बोला ये अपने लिए अच्छा है और मैं आशा करता हूँ कि 13 नंबर आप ऐसा मत मानिए कि अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे ही है। तो मतलब आपने एक डर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया बोलने के लिए और लोगों को भी इस तरह से इन्वॉल्व किया 13 नंबर के साथ। एंड आई एम श्योर इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऐसी डिशेस हैं जो लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, यूनिक नाम जो शायद ही कहीं पे देखने को आपको मिलेंगे। ऐसे ऐसे आपके डिशेस के नाम है। राइट। तो राज भाई, जैसे अपनी आगे बात हुई थी, आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये विचार कब और कैसा है? एक्चुअली ये विचार मुझे करीबन 2017 से आया, क्योंकि मैं जब मेरी अंडे की दुकान चला रहा था तो अमुक कस्टमर मुझे आके फ्रेंचाइजी मेरे पास इंक्वायरी करते थे कि मुझे रामदानी की फ्रेंचाइजी लेना है। तो मैं सोचा यार ये फ्रेंचाइजीज मांग रहे हैं, फ्रेंचाइजीज में तो चला पाए नहीं चला पाए, और प्लस मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि फ्रेंचाइजीज में करना उसमें बहुत सारे चेंजेस दिक्कतें आती है, आदमी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम था। इसलिए उस टाइम हम लोगों ने ना बोल दिया था कस्टमरों को कि भाई नहीं फ्रेंचाइजी हमको अभी नहीं करना है। फिर उसके बाद में सोचे कि बाहर हम लोग जब घूमने जाते हैं तो उनको अंडे के जो आइटम हमारे वहाँ डिशेस खाते हैं तो उनको बाहर ये टेस्ट ये क्वालिटी नहीं मिलती है। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे बाहर से इंक्वायरी भी आती थी कि भाई मुझे यहाँ फ्रेंचाइजी चालू करना है या फिर मुझे आगे इसमें डेवलप करना है। तो हम लोग ने फिर ना ही बोल दिया कि नहीं, इसमें अभी हम लोग काम हमारा चालू है फ्रेंचाइजीज का, जब हमारा ओके हो जाएगा तब आपको बताएंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने नहीं किया था उस टाइम। फिर मैंने सोचा कि इसमें ऐसा हो कि मैं रेडी टू ईट का बिजनेस मैंने तैयार कर दिया था उस टाइम 2017 में। जब इंक्वायरी बहुत आने लगी तो मैंने सोचा कस्टमर ऐसा करूँ कि कस्टमर को मैं रेडी टू ईट का पैकेट दूँ कि वो जहाँ भी जाए ट्रैवलिंग में या सूरत के बाहर या गुजरात के बाहर या इंडिया के बाहर, तो मेरा पैकेट राम जाने का यूज़ करके अपना अंडे का वैरायटी खा सकें। तो वो हिसाब से मैंने रेडी टू ईट का बिजनेस स्टार्टअप किया, वो अभी मेरा रनिंग है। और सारे मेरे जो कस्टमर हैं जो रेगुलर वो लोग भी ले जाते हैं, प्लस नए कस्टमर भी आके ले जा रहे हैं, उनको भी खाने में मज़ा आ रही है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर मैं सोचा कि चलो फ्रेंचाइजी के बिजनेस में भी आगे कोई डेवलप करें, तो फिर वो हिसाब से मैंने सोचा कि डेवलपिंग अपने को फ्रेंचाइजी करना है। मतलब 2017 से आपके दिमाग में ये बातें आ गई ऑलरेडी थी, जिसे आप अभी आगे लेने का प्लान कर रहे हैं। हाँ। सो 2017 से मतलब आप फ्रेंचाइजी डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं, जिसे आप अभी अमल में लेने का कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं। हाँ। फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से एक एग कैफे की QSR फ्रेंचाइजी लेने के और डेवलप करने के क्या फायदे हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं? दो पर्सपेक्टिव, मतलब दो दृष्टिकोण से, आपका खुद का और जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है, दोनों के नजरिए से अगर आप बता सके कि आप दोनों के लिए क्या क्या फायदे हैं और आप दोनों के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। अभी देखो, जैसे अभी कस्टमर को फ्रेंचाइजीज लेना है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अभी आज
के टाइम में नया बिजनेस स्टार्टअप करना और उसको आपको लॉन्ग टाइम चलाना बहुत कठिन है, उतना आसान नहीं है। क्योंकि बिजनेस आप चालू किया तो उसके अंदर लॉस भी जाते हैं, तो लॉस सहन करने की शक्ति भी आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको फ्रेंचाइजीज बेटर रहता है, क्योंकि उसमें लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है और आपको उसमें प्रॉफिट का रेशियो भी अच्छा रहता है, और फ्रेंचाइजी लेने के कारण आपको अच्छा आपका बिजनेस डेवलप कर सकते हो इस हिसाब से। मतलब कोई खुद से चालू करता है तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो 10 साल का संघर्ष किया तब जाके आप इसको हाँ। स्टेबल कर पाए, हाँ तो वो जर्नी उसकी कम हो जाए। हाँ, वो कम हो जाएगी। जैसे 10 साल मुझे लगा शॉप लेने में 2005 में भी, और प्लस 29 साल से हमारा अनुभव है, तो वो आपको स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़ेगा। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 2-4 साल के अंदर आप वो बिजनेस को अच्छी तरह रन कर सकते हो, आप उसके अंदर डेवलप कर सकते हो। प्लस उसके अंदर जो भी हमारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन रहते हैं वो आप फॉलो करोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। और समझो उसमें लॉस होने का चांसेस तब होता है जब हमारी कंपनी के जो भी रूल्स नियम हैं वो आप फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी। क्योंकि हमारे वहाँ सालों से 1995 से हमने स्टार्ट किया है, तब से हम लोग एक ही क्वालिटी की सारी चीज़ें रखते हैं। जैसे हमारे वहाँ कपासिया तेल वापरते हैं हम लोग, वही हम यूज़ करते हैं। चीज बटर ये सब अमूल का ही यूज़ कर सकें, उसमें दूसरी कंपनी का हम यूज़ नहीं कर सकते। और जो भी कच्चा मटेरियल हम लोग लाते हैं वो भी बेस्ट क्वालिटी का ला देता है हमारा। हम लोग ने अंडे बाहर से लाते थे तो हम लोग को ऐसा सोच रहा थे कि भाई वहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिले या ना मिले, तो इसके लिए हमने खुद का पोल्ट्री फार्म भी डाल दिया है कि वहाँ से बेस्ट क्वालिटी के अंडे आएंगे। तो इसलिए क्वालिटी में तो हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है। और आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाओगे कि भाई हमें कुछ दिक्कतें आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बोलिए, हम उसके लिए बैठे हैं, हम आप उसको सोल्व करेंगे। लेकिन आप अपने मर्जी से हिसाब से फ्रेंचाइजी चलाओगे तो उसमें जो भी लॉस हो रहा है वो 100% आपको नुकसान होगा ही, क्योंकि उसमें आप चेंजेस करोगे क्वालिटी में तो भी आपको दिक्कत आएगी। और आप कंपनी के रेगुलेशन के हिसाब से आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा। मतलब सरल शब्दों में देखा जाए तो उसको आपके सारे एसओपी जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं हाँ, फॉलो कर लेना, उसको फॉलो करना है। अगर वो फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगा। और जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो 5 से 10 साल लग सकते हैं उसको सक्सेस होने को, शायद उसके बाद भी वो फेल होने की संभावना होती है खुद से करे तो। पर बिकॉज आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है, आपके साथ वो अनुभव से जुड़ता है, तो उसका वो जर्नी ओवरकम हो जाता है। शायद वो साल 2 साल में अगर उतनी मेहनत करता है तो जो 5 साल लगते हैं वो इस साल 2 साल में उसको कवर हो जाए, कवर होकर प्रॉफिट में अच्छे से आने की उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। हाँ है। तो फेल होने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू आपकी चीजों को फॉलो करें। हाँ। तो क्या प्रायर कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव या नॉलेज होने की जरूरत है? मुझे मान लो मुझे लेना है, किसी और को लेना है आपकी फ्रेंचाइजी। एक बिजनेस तो छोड़ो, शायद मुझे चाय बनाना ही आता है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं, तो क्या ऐसा कुछ भी अनुभव होना जरूरी है इस फील्ड के रिलेटेड, या नॉलेज होना जरूरी है, कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप में समझो कुछ करना है, मुझे नया आपको बिजनेस करना है और वो आपको अनुभव है कि मुझे बिजनेस करना है, उसमें मैं कुछ डेवलप करना चाहता हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कुछ आता हो रेस्टोरेंट लाइन का, या समझो मेरा राम जाने कैफे है तो उसमें अंडे की वेराइटीज आपको आना जरूरी, ऐसा नहीं है। आपको नहीं कुछ आ रहा है तो हमारे वहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वो काम के हिसाब से आप फ्रेंचाइजी डेवलप आगे कर सकते हो। हमारे रूल्स नियम के हिसाब से आप काम करोगे तो उसमें आपको पूरा सपोर्ट हमारा मिलेगा और आगे आप उसको डेवलप कर सकते हो। तो मैन पावर जैसे चाहिए तो उसमें भी आप सपोर्ट? हाँ, मैन पावर में भी हम सपोर्ट करते हैं आपको, हाँ पूरी तरह। तो मतलब इनिशियल आप ट्रेन्ड बंदे जो होंगे, हाँ वो भी हम प्रोवाइड करेंगे हमारी तरफ से। हाँ, हमारी खुद की टीम रहेगी, जो भी बंदे आपको देंगे ट्रेनिंग किए हुए देंगे, वो उसके साथ आपको कोऑपरेट करके आपको आगे बिजनेस डेवलप करना है, चलाना है। और जो कंपनी के हमारे रूल्स नियम रहेंगे वो आपको फॉलो करके करना है बस।
इजी है, लेकिन अब बस आपको इतना काम आपको फॉलो करना रहेगा। मतलब रिटेन करना, संभालना, उनको देखना है, बाकी इनिशियल टीम आप ट्रेन करके और उनको गाइडेंस तो आप डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। हाँ कर दें। तो किसी विदाउट एनी एक्सपीरियंस ये आप बिजनेस कर सकते वो आपके साथ जुड़ के आपकी फ्रेंचाइजी कर ले सकते हैं, राम जाने एक कैफे। हाँ राइट। तो राज भाई, आपका बहुत अच्छे प्लानिंग्स हैं अबाउट फ्रेंचाइजी को लेकर। बस मुझे कुछ आखिरी चीजें ये पूछनी है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट को लेकर? फ्रेंचाइजीज के बारे में जो भी सोचा है 2017 से सोचा था कि मुझे करना है, लेकिन बहुत सारे इश्यू मुझे तकलीफ आई, तो वो हिसाब से मैं थोड़ा लेट मैंने किया। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ आगे इसमें काम बहुत अच्छी तरह से मुझे करना है, डेवलप करना है। और ये फ्रेंचाइजी बिजनेस जो मैं करना चाहता हूँ, सूरत में पूरा कवर करूँगा, पहले साउथ गुजरात कवर करूँगा, उसके बाद मैं सोचूंगा आगे मुझे क्या डेवलप करना है। और मेरे वहाँ फ्रेंचाइजी से जो भी जुड़ रहा है आदमी, तो उसको मेरे वहाँ से 100% उसको पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट उसका हो रहा है उसका उसको बेनिफिट मिलेगा। और उसके वहाँ जो समझो वो मेरे वहाँ फ्रेंचाइजी ले रहा है और वो फ्रेंचाइजी चला रहा है, तो उसमें उससे भी पैसे, जो भी 2 पैसे उनको मिलेंगे, और प्लस उनको रोजगार भी प्रोवाइड होगा, जिससे एक भारत सरकार की तरफ से जो रोजगार लोग सब चिल्ला रहे हैं कि रोजगार नहीं क्या करें, तो उनके लिए भी हमारे पास बिजनेस है। प्लस हमारा वो फ्रेंचाइजीज में जो आदमी काम करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा, तो वो अपना परिवार अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकते हैं। तो उसमें एक समझो कि भारत देश में जो ऐसा कर सोच रहे हैं कि हमको, हाँ, कि भाई रोजगार नहीं है, तकलीफ मिले, तो उनको भी एक फायदा मिलेगा, 2 पैसे वो भी कमा पाएंगे और आगे अपनी लाइफ अच्छी तरह जी सकते हैं। तो जैसे मैं इसको सम अप करता हूं कि आप ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कल को आप मान लो 50 या 100 फ्रेंचाइजीज आपके अंदर देने का अगर आयोजन कर रहे हैं, तो 50-100 एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेस ओनर्स आप खड़ा करना चाहते हैं ताकि वो और हजारों के अंदर काम करेंगे और उनको रोजगार देंगे, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक समाज और देश का भी भला करने का सोच रहे हैं। आपका बिजनेस भी बड़ा होगा, और क्योंकि फ्रेंचाइजी इज अ प्रूवन सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कि वो जल्दी बंद नहीं होता और उसकी सक्सेस होने की संभावना बहुत बेटर है, राइट। तो उसकी वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होंगे और उनके थ्रू बहुत सारे सबको रोजगार लोगों को मिलेगा, हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को। तो ये आप फ्यूचर प्लान रख रहे हैं अपने आगे गोल्स के तौर पे। तो राज भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी जर्नी जान के बहुत ही अच्छा लगा कि आपने कौन से स्क्रैच से इसको चालू किया था और कौन से लेवल पे आज आप पहुंच चुके हैं और क्या फ्यूचर प्लान आप रख रहे हैं। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते रहते हैं जिंदगी में कि भाई हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, वरना हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। आप खुद एक लाइव एग्जाम्पल हो कि आप किस लेवल से स्क्रैच से आपने चालू किया था, लारी लेवल से चालू किया था। उसमें भी आपको 10-10 साल तक इतनी सारी चैलेंजेस आए कि शायद 10 बार आपने बंद करने का सोचा, बट आप टिके रहे कि नहीं, मुझे यही आता है और मुझे इसी को करना है, और इट हैज पेड अ लॉट। आप टिके रहे तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलती गई, आप बड़े हुए और आज इससे भी कहीं गुना बड़ा आप उसको ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। और आप डेफिनेटली उसको लेके जाएंगे। उसके लिए मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आपके और आपके परिवार के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच राज भाई फॉर कमिंग टू दिस शो। और हम आशा रखते हैं कि बहुत ही जल्द आपका बहुत बड़ा एक्सपांशन और उसके बाद वापस से हम यहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।